तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 3rd चैप्टर जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आइए हम खनिज के बारे में, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। पहले पढ़ते हैं खनिज की डेफिनेशन। यानी पृथ्वी पर चट्टानों में कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो कि खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज पृथ्वी की चट्टानों पर हर जगह फैले। हम पृथ्वी पर कहीं देखेंगे तो हमें हर तरफ खनिज मिलेंगे, चाहे वो पत्थर हो, सोना, चांदी, हीरा या कोयला, सब क्या है, खनिज है। ठीक है, यानी कि पढ़ते हैं प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है वह खनिज कहलाते हैं। रासायनिक संगठन क्या मतलब, यानी जो जिनका एक बॉन्ड यानी एक बहुत सारे अमाउंट में हमें मिलता है वह खनिज कहलाता है। खनिज को दो प्रकार, प्राकृतिक रूप से खनिज दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो आइए हम धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं। खनिज के बारे में हम जानते हैं भाई, पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, चाहे वो कोई भी लोहा, सोना, चांदी कुछ भी हो, वो खनिज कहलाते हैं। ठीक, तो आइए हम इस खनिज के प्रकार के बारे में जानते हैं। भाई इसको खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो पहले बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज एक्चुअली में है क्या, मतलब वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा है, यानी धातु की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। और धात्विक खनिज को यहाँ पर दो वर्गों में बांटा गया है, लोहा खनिज और अलोहा खनिज। लोहा खनिज क्या है, जिस खनिज में लोहे की मात्रा पाई जाती है वह लोहे खनिज कहलाते हैं, और जिस खनिज में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा खनिज में क्या जाता है, लोहा, जानते लोहा पाया जाता है, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, पीतल, इन सभी में कहीं ना कहीं लोहे की मात्रा है, तो इसलिए हम इसे लोह खनिज कहते हैं। और बात करते हैं अलोह खनिज की। भाई वे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है, जैसे सोना, लोहा नहीं होता सोने में, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी लोहा मुक्त, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। भाई अधात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या होता है, तो वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे चूना पत्थर, अर्भक, जिस्पम और ईंधन। ईंधन में क्या है, कोयला, पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे खनिज के निष्कर्षण के बारे में, खनिज को जमीन से निकालने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहली प्रक्रिया है खनन, दूसरी है प्रवेदन और तीसरी आकलन। तो पहले हम बात करते हैं खनन के बारे में। यहाँ पर खनन की प्रक्रिया को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है विकृत खनन, दूसरा है कूप की खनन। तो पहले हम बात करते हैं खनन के बारे में, खनन है क्या। आइए हम पढ़ते हैं खनन के बारे में। यानी कि खनन पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सालों से प्राप्त होने वाले खनिजों को, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सालों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं विवृत खनन की, यानी खनिज जो पृथ्वी के कम गहराई में स्थित है, ठीक, उसे पृष्ठीय सतह को हटाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम विवृत कहते हैं। इसके बाद हमारा कूप की खनन, यानी अधिक गहराई में स्थित खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कूप की खनन कहलाती है, जिसे हम कुआं खोद कर निकालते हैं। तो ये हमारे कूप की खनन है। तो हम पढ़ते हैं प्रवेदन के बारे में। प्राकृतिक पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं, और जिसको उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम प्रवेदन कहते हैं। ठीक है, तो से बात करते हैं आकलन के बारे में। यानी कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है वह आकलन के निकट कौन से होते हैं, जैसे कोयला हो गया, सोना, जो हमें सतह के नीचे ही मिल जाते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ता। तो हमारे प्रवेदन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले। तो हम पढ़ेंगे खनिजों का वितरण, यानी कि भारत में खनिजों का किस प्रकार से वितरण है। तो आइए हम पहले जानते हैं लोहा के बारे में, कि लोहा को किस प्रकार बांटा गया है। भारत में उच्च कोटि का लोहा आवश्यक पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलता है। ये मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाया जाता है जो लोहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ से अर्भक के बारे में। अर्भक कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। और हमारे जो भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्भक उत्पादक देश है। तो हम बात करते हैं तांबा।
तांबा कहाँ पर है? तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उत्पादित होता है। तो हम बात करते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मैग्नीज उत्पन्न होता है। सोने के बारे में पढ़ते हैं। सोना कहाँ पर है? सोना कर्नाटक में कोलार, कर्नाटक के कोलार में सोने की निक्षेप है, ठीक, जो कि विश्व की सबसे गहरी खदानों में से एक है और जो इसे सबसे महंगी भी बनाती है। ठीक, अब बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है चूना पत्थर। तो आगे बढ़ते हैं। नमक जानते हुए नॉर्मल सी बात, कहाँ मिलेगा नमक? ये समुद्र, झील और सालों से प्राप्त किया जाता है। भारत में नमक अग्रणी और ये विश्व में बेचा जाता है, यानी भारत में नमक बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और इसे विदेशों में बेचा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं निर्यातक। भारत नमक का निर्यातक देश है। और अब बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये थे हमारे यानी खनिजों के वितरण, यानी प्रकृति ने खनिजों को किस हिसाब से तो इससे पहले मैंने पढ़ा था खनिज का वितरण। तो हम जानेंगे खनिज का उपयोग और खनिज का संरक्षण। तो आइए जानते हैं खनिज का संरक्षण किस प्रकार का। तो आइए हम जानते हैं खनिज का उपयोग और खनिज का संरक्षण। तो पहले बात करते हैं खनिज का उपयोग। खनिज का उपयोग कई कारखानों में होता है, ठीक, और रत्नों के लिए प्रयोग होने वाले खनिज कठोर होता है। जाहिर सी बात, रत्नों कौन सा खनिज उपयोग होता है? सौजद होता है हीरा। हीरा क्या दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, तो इसलिए क्या प्राय कठोर होता है। तो बात करते हैं उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों से में जड़ा जाता है। भाई हीरे का विभिन्न शैलों में जड़ा जाता है, ठीक, आभूषण बनाने के लिए। तांबा एक ऐसा अन्य धातु जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने के लिए किया जाता है। और हमारे बहुत से धातु है, जैसे सिल्वर हो गया, लोहा, तांबा, पीतल के इनका उपयोग हम करते हैं, विभिन्न कामों के लिए करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिजों को किस प्रकार कम या फिर उसे बचा सकते हैं। तो जानते हैं खनिज एक अनवनीकरण संसाधन, यानी खनिज एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। खनिज एक अनवनीकरण संसाधन है जिसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, यानी जिसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, लाखों लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर धीमी, यानी अगर हम बात करें मानव उपयोग की दर की तुलना में जिसको बनने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को कम करना आवश्यक है। जो हम जिसे खनन करते हैं यानी उसकी बर्बादी को कम से कम करना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं संरक्षण के कुछ अन्य तरीके, ठीक, जो हमारे लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। पहले बात करते हैं भाई ये खनिज के तरीके, ठीक। पहले बात करते हैं पुनः उपयोगी, यानी हमें खनिजों का पुनः उपयोग करना चाहिए, ठीक। जैसे हम बात करते हैं प्लास्टिक हो गया और प्लास्टिक बोतल होगी और रबड़ वगैरह होगी, जिनको पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जिस कम पर यानी कुछ हमारे संसाधन है जिनको हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक, यानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कहने का देखिए उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा है वो है पुनः चक्र, यानी हमारे कुछ ऐसे भी संसाधन का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसका रूपरेखा बदल कर उसका उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हम बात करें भाई हमारे खनिज जैसे लोहा हो गया, तांबा, पीतल, जिनका हम आकार बदल के उसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। और बात करते हैं हम शक्ति संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा मिलती हो, शक्ति मिलती हो, ठीक है। और जैसे बात करते हैं शक्ति संसाधन, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, ऊर्जा क्या हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी हमारे कुछ तो ऐसे काम है जो जिन्हें हम बिना ऊर्जा के कर ही नहीं सकते। आइए कुछ ऐसे कामों के बारे में जानते जैसे हम उद्योग, यानी कि उद्योग में हमेशा ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। और कृषि बिना शक्ति के यानी बिना पेट्रोल वाली ऊर्जा के उसे काम नहीं कर सकते। और परिवहन तो जाहिर सी बात है बिना पेट्रोल सीएनजी चलेगा नहीं। और संचार है बिना इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगा। और प्रतिरक्षा यानी कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो हम गन का उपयोग करते हैं उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, के लिए भी शक्ति का उपयोग अति आवश्यक है। और हम बात करते हैं इसके उदाहरण जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। कोयला हो गया और ऊर्जा मिलती है, पेट्रोलियम ऊर्जा मिलती है और प्राकृतिक गैस, इन सब से हमें क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है। और हमें ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है।
तो हम बात करते हैं परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन जो काफी लंबे समय से उपयोग में आते हैं और वो प्राकृतिक हो, ठीक, और परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। और जैसे बात करते हैं गैर परंपरागत संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमने हाल ही में उपयोग करने शुरू किए हों, वो गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे सीएनजी गैस हमने हाल ही में उपयोग करना स्टार्ट किया है, और जैसे सोलर सिस्टम ये हमने हाल ही में सीखा है उपयोग करना। तो आइए जानते हैं परंपरागत स्रोतों के बारे में जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो आइए स्टार्ट करते हैं परंपरागत स्रोत यानी खनिज तेल, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक गैस, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो आइए इनके लाभ और हानि के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यानी खनिज तेल का लाभ, और यहाँ पर दोनों का मिश्रण हानि दे रखे और इसके जो लाभ है वो दे रखे। तो पहले हम जानते हैं तेल के बारे में। ये आसानी से परिवहन है, तेल को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर टैंकों में भर यानी टैंकर में भरकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके हानि क्या क्या जान लेते हैं। यानी तेल अधिप्लायन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, यानी ऑक्सीजन को खत्म करने लगता है। आपने देखो जहाँ भी ये तेल या फिर प्राकृतिक गैस करने से या फिर खुल जाती है तो ऑक्सीजन कम आने लगती है, उससे सांस लेने में हमें दिक्कत आने लगती है। और अब जान लेते हैं प्राकृतिक गैस के लाभ पे आसानी से परिवहन में, ये भी इसको हमें आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी पाइपलाइन द्वारा हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं खनिज तेल का एक और लाभ क्या है। ये पेट्रो रसायन उद्योग का आधार, यानी जितने हमारे पेट्रो रसायन उद्योग है, ठीक है, जहाँ से हमारे पेट्रो रसायन निकलते हैं, कच्चे तेल से जो निकलता है उसके मुख्य आधार है। तो यहाँ पे इसकी हानि क्या है, निरुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल, यानी कि इसके प्रदूषण कारण अम्ल यानी एसिड रेन कहते हैं वो होने लगती है इसके प्रदूषण के कारण। और जानते हैं इसका जो प्राकृतिक गैस का लाभ क्या, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, यानी कि अगर हम प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, उसको जलाते हैं, तो तेल और कोयले से एक कम प्रदूषण पैदा करते हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी फायदेमंद है। और बात करें तेल से और प्राकृतिक गैस तेल से काफी हद तक सस्ता भी है, तो इसलिए इसकी क्वालिटी सस्ता होने की। तो हम जानते हैं ऊर्जा के प्राकृतिक परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो आज जानते हैं पहले हम चर्चा करते हैं ईंधन के बारे में, ठीक है। वह ईंधन है कि ईंधन वह एक ऐसा साधन है जिससे मोस्टली गाँवों में लकड़ी वगैरह जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं ईंधन। ईंधन क्या, ईंधन कोयला हो सकता है या लकड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं। पहला बात करते हैं लाभ। इसके लाभ है क्या, यानी कि पहला आते हैं यानी आसानी से उपलब्ध है, सुप्राय, ठीक है। और इसकी हानि क्या है, यानी यह संग्रहण में अधिक समय लगता है। आपने देखोगे गांव में जो औरतें लकड़ी ले जाती है, यानी काफी समय लग जाता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा लाभ क्या है ईंधन का, यानी कि बहुत संख्या लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। गाँव में लगभग सारे इसी से चलाते हैं, लकड़ियों से, कोयले से, इनका उपयोग करके अपना घर का ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसकी हानि क्या क्या है भाई, ये बहुत अधिक प्रदूषण फैलाता है। आपने देखा होगा जब लकड़ी वगैरह जलती है, कोयला जलता है, ऊपर जलते हैं, उससे काफी ज्यादा धुआं निकलता है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस यानी हरित ग्रह के लिए काफी प्रभावदायक है, प्रभावशाली, ठीक है। दूसरा निर्वनीकरण, ठीक है, जिससे हमारे पेड़ों कटौती, भाई जाहिर सी बात, हम जो लकड़ी वगैरह काटेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, जंगल कम होंगे, ठीक है, और खेत खलिहान कम होंगे। तो जानते हैं इसके इससे आ गया हमारा कोयला है कि कोयला हम जानते हैं कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इसके लाभ और इसके हानि के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे इसका लाभ यानी कि विस्तृत रूप से उपलब्ध, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, ठीक है, और काफी हद तक आसानी से मिल जाता है। और इसका हानि क्या है, प्रदूषण फैलाने का स्रोत, यानी कि कोयले से बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रदूषण निकलता है, जो कि हमारी एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसका दूसरा लाभ यानी विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, यानी कि इससे भारत में यानी कि 70% के अबव से ज्यादा 70% से ज्यादा विद्युत इसी से बनती, ठीक है। और इसका हानि क्या है, और परिवहन के लिए भारी, यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी ज्यादा खर्च होता है, जिससे इसके डिसएडवांटेज है, ठीक। अब हम बात करते हैं जल विद्युत, यानी ऐसी विद्युत जो हमें जल यानी पानी से प्राप्त होती हो, और हम इसके लाभ और हानि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका लाभ क्या क्या, यानी प्रदूषण मुक्त, जो जल विद्युत है यानी कि बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, यानी इसमें 0% प्रदूषण है, ठीक है। और जान लेते हैं सिंचाई, और दूसरा लाभ यानी सिंचाई और मत्स्य को बढ़ा देता है। अगर हम जल विद्युत का उपयोग करते हैं तो उससे सिंचाई को, जाहिर सी बात है, जल विद्युत का हमें डैम बनाना पड़ेगा। डैम से क्या होती है,
वह खेतों में सिंचाई हो जाती है और यानी उससे मछली पालन भी हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या यानी ये बहुत हद तक सस्ता है, जो जल विद्युत है यानी बहुत ही सस्ता है। और जाहिर सी बात है जिस चीज की अब एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज तो होंगे, तो इसके हानियां पड़ लेते हैं। जैसे स्थायी समुदाय के विस्थापन, यानी जहाँ पर हम इतना बड़ा वो बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो जाहिर सी बात उस स्थान के लोगों को हमें दूसरे स्थान पर बसाना पड़ेगा, यानी ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरे क्या यानी निम्न क्षेत्रों का जल प्रदान, यानी कि वहाँ आसपास के सारे क्षेत्रों खाली कर जो वन है वो सारे जलमग्न हो जाएंगे। इसकी क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, स्थायी लोगों में स्थापित करने में बहुत अधिक खर्च आता है, यानी कि जल विद्युत यानी लगाने यानी उसको स्थापित करने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है, डैम बनाना पड़ता है और लोगों को भी स्थापित करना पड़ता है और खेतों को यानी कि पूरे इलाके को सफा करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इसलिए इसका एक हानि है, डिसएडवांटेज। तो हम बात करते हैं ईंधन की। ईंधन वह चीज है जिससे हमें ऊर्जा पर ऊष्मा मिलती है। तो आइए जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन इसका उपयोग खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से यानी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अपने देश के गांवों के 50% से अधिक जो ऊर्जा उसमें प्राप्त करते हैं वो हम ईंधन से करते हैं। ईंधन जानते क्या होते हैं, लकड़ी होती है, कोयला होती है। ठीक है, तो इससे करते हैं। तो हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन एक्चुअली में है क्या, तो आइए जानते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। यानी कि पौधा और जानवरों के अवशेष जो काफी लंबे समय तक धरती के अंदर दबे रहे और ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, वह जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक, यानी काफी लंबे समय के अंतराल में ये चीज बनी थी। कोयला के बनने में काफी लंबा समय था, हम जानते हैं पेट्रोलियम को भी, और प्राकृतिक गैस के बनने में बहुत लंबा समय लगता है। पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम है क्या, पेट्रोलियम को सिलारस में कहते हैं। ठीक है, सिलारस पेट्रोल या फिर इसे कच्चा तेल कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं अत्यधिक, और इसका हम अपने जीवन में बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक है इस टाइम पे। ठीक है, और सिलारस वास्तव में उद्योग प्रकारों का, यानी कि सिलारस में बहुत सारे प्राकृतिक खनिज है, उन सभी का मिश्रण। ठीक है, जैसे हम बात करें जीवाश्म ईंधन को, जैसे बहुत सारे पेड़ों का मिश्रण और वायु, दाब और प्रेशर, इन सब का ये मिश्रण है। ठीक है, और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सिलारस प्रकृति, जैसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, और ये दिखने में चिपचिपा और गाढ़ा होता है। ठीक है, यानी जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, दरिया ने देखा होगा आपने, जैसे हम तार को लेते हैं ऐसे मिलता है। ठीक है, और इसके बात करते हैं इसके उपयोग की, इसके उपयोग है क्या क्या। वह हम कार चलाते हैं, पेट्रोल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल कार चलते हैं, मोटरसाइकिल, जहाज और मतलब परिवहन के सभी साधन पेट्रोलियम से चलते हैं। ठीक, और अब बात करते हैं इसकी उपस्थिति, यानी कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे असम के डिगबोई तेल क्षेत्र में पाया जाता है, और जैसे मुंबई के बॉम्बे हाई में, और बात करें जैसे और कृष्णा और तथा गोदावरी के नदियों, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में पेट्रोलियम मिलता है।